जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय। इतिहास से वर्तमान तक की यात्रा अगर हमें करनी हो और हमें ये जानना हो कि इतिहास कैसा रहा और पुराने समय में कैसी चीजें चलती थी और क्या क्या हुआ करता था, तो उस कड़ी को जोड़ने के लिए, उस यात्रा को कराने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम होता है, साहित्य। समय समय पर मुनि भगवंत, लेखकों और कवियों के माध्यम से हमें उन यात्राओं को करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और प्राचीन ग्रंथों पर लिखी हुई टीकाएं, टिप्पणियां, लेख हमें उस यात्रा से समय समय पर जोड़े रखते हैं। उसी श्रृंखला में नवविमोचित पुस्तक आज हमारे पास है और हम उस पुस्तक की समीक्षा के लिए एकत्रित हुए हैं। उस पुस्तक का नाम है समय सार दृष्टांत सौंदर्य। और इस पुस्तक के जो संपादक जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर योगेश अलीगंज से, डॉक्टर सचिंद्र जैन मंगलायतन अलीगढ़ से, और एक और संपादक जी हैं जो हमारे पास किसी कारणवश मौजूद नहीं है, डॉक्टर सतीश जैन अलीगढ़। ग्रंथ की समीक्षा की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको परिचय करा देना चाहता हूँ। डॉक्टर योगेश चंद्र जैन अलीगंज, जो टोडरमल स्मारक से पढ़े हुए हैं और जिनका आयुर्वेद का भी काम है, और जो लेखन पाठन में समय समय पर रत रहते हैं और नए लेखों के माध्यम से और नई टीका टिप्पणियों के माध्यम से हम युवाओं को और जैन जैन समाज के मुमुक्षुओं को समय समय पर चीजें प्रदान करते रहते हैं। दूसरे संपादक हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सचिंद्र जैन, जो समय समय पर अपने लेखों के माध्यम से और अपने टीका टिप्पणियों के माध्यम से हम तक कई शोध पत्र वगैरह पहुंचाते हैं, और जिसके माध्यम से हम लोग नई नई चीजों से अपडेट रहते हैं। और प्राचीन ग्रंथों पर इनकी समीक्षाएं, इनकी टीका टिप्पणियों से भी हम गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को सरल और आसान तरीके से जानने में सक्षम रहते हैं। तो सबसे पहले हम इस पुस्तक का, चूंकि नाम है समय सार दृष्टांत सौंदर्य, तो आचार्य कुंद देव द्वारा विचरित समय सार ग्रंथ, जिससे हम सभी लोग अच्छे से भली भांति परिचित हैं। लेकिन क्या आवश्यकता पड़ी समय सार दृष्टांत सौंदर्य लिखने की, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम सिर्फ ये जानेंगे कि समय सार दृष्टांत सौंदर्य, तो यहाँ पर दृष्टांत सौंदर्य नाम इस ग्रंथ का क्यों रखा गया, इस ग्रंथ का नाम दृष्टांत सौंदर्य रखने की क्या आवश्यकता पड़ी, और दृष्टांत सौंदर्य का मतलब क्या है, जिसके लिए हम पंडित योगेश जी से बात करेंगे कि दृष्टांत सौंदर्य नाम इस ग्रंथ का क्यों रखा। जी पंडित जी। जय जय। हम बात अगर दृष्टांत सौंदर्य की करें तो जो यादव जी ने जो हित की बात करी, समय सार में सामान्य जीवों की हित की बात करी है, और जो हित के सहित हो उसे साहित्य बोलते हैं। इसलिए जन जन की हित की बात करी, इसलिए सर्वोत्कृष्ट साहित्य और सर्वोत्तम साहित्य समय सार को कह सकते हैं। बात दृष्टांत की आती है तो भाषा तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है। महत्वपूर्ण ये होता है जो अभिव्यक्ति के श्रेष्ठतम और सरलतम साधनों को जो उपयोग करता है और अपने भावों को किस तरह से जन जन तक पहुंचाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। आचार्य कुंद की बहुत बड़ी विशेषता रही है कि इन्होंने हित की ही बात नहीं करी, जन जन में उपयोग होने वाली जो भाषा है उसका उपयोग किया है, और वो भाषा का माध्यम था प्राकृत। यहाँ हम 2 मिनट इस बात के लिए लेंगे कि जब हम कालिदास को देखते हैं और मुद्रा राक्षस में हम देखते हैं, तो जब कालिदास ने या मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने जब कोई बहुत सरल बात करने की कोशिश की है अपने नाटकों में, और तो वो महिला पात्र रूप में अपनी बात कही है, और महिला पात्र को हमेशा प्राकृत में कहा गया है। माने उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, जब कोई हम भावनाओं की बात करते हैं, हम जन जन तक पहुंचाने की बात करते हैं, तो जन जन जिस भाषा में उपयोग करता है उस भाषा का उपयोग हम करते हैं, नहीं तो हम अपनी अभिव्यक्ति के श्रेष्ठ साधनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये शैली आचार्य कुंद ने अपनाई है, हमें इस बात पर ध्यान देना है। आचार्य कुंद ने जो भाषा प्रयोग की है उस समय की श्रेष्ठतम और सरलतम भाषा थी प्राकृत। हम अपनी बात तो कहते हैं, लेकिन ये भी जिम्मेवारी वक्ता की है कि जो अपने विचार व्यक्त कर रहा है लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम अगर थोड़ा सा न्याय की भाषा में हैं तो हम दो न्याय के हम देखें, अगर
तो दो अवयवों से अपने बात की पुष्टि होती है कि पहले हमने बात कह दी प्रतिज्ञा और उसका हमने एक कारण बता दिया। समझदार लोग वो बात समझ जाते हैं, पर बहुत सी संख्या 90% ऐसी है कि जो किसी उदाहरण से भी अपनी बात समझना चाहता है। माने आपके बात की मजबूती के लिए लोक में कोई उदाहरण है या नहीं। इस बार एक शब्द का प्रयोग किया है न्याय भाषा में, दृष्टांत, जिसमें जो आप कहना चाहते हैं बात वो उस बात में दिखना चाहिए, लोक के उदाहरणों में दिखना चाहिए। और ये इस भाषा की सुंदरता है कि जो प्रयोग की गई है भाषा वो लोगों में सम्मत है कि नहीं, लोगों ने स्वीकृत किया है कि नहीं, ये इस भाषा का सौंदर्य है। इसलिए समय सार के जो उदाहरण हैं वो लोक भाषा में सुंदरता को प्राप्त होते हैं नहीं होते हैं। इन भावों को पिरोने के लिए इस ग्रंथ का नाम समय सार, दृष्टांत, सौंदर्य है। क्योंकि सुंदरता तो तभी होगी ना जब लोगों की समझ में आएगी, अंदर में उतरेगी, तो वो सुंदरता है। ऐसी क्रूप सुंदरता नहीं चाहिए जो लोगों की समझ में ही नहीं आए। इसलिए इसका नाम हमने समय सार, दृष्टांत, सौंदर्य रखा है। और अगर हम बात करें, इस दूसरा जो बहुत गजब की बात कही है इसमें मिलती है कि उन्होंने जो कुन ने दृष्टांतों को प्रयोग किया है, उस तत्काल व्यक्ति जब बोलता है तो वो बोलता है जो उसके इर्द गिर्द पाया जाता है, उन उदाहरणों को देता है। मान लो हम बात करें, अभी कोई बात समझाए और हम पक्ष प्रस्तुत करें, हम उनको चंद्रमा के, जो चंद्रमा से ही परिचित नहीं है, अमेरिका के चाल चलन से ही परिचित नहीं है, तो हम अपनी बात को समझाएंगे कैसे। आचार्य कुन ने जो अपने उदाहरण अपनी बात को पुष्ट करने के लिए बोले हैं, वो उस तत्कालीन परिस्थितियां, जैसे नहरों का उदाहरण दिया है, तो उस आज से 2000 वर्ष पहले नहरों का विकास हो चुका था, ये बात सिद्ध होती है। दूसरा, उन्होंने एक बहुत गजब का उदाहरण दिया है, पृष्ठ नंबर 97 समय सार दृष्टांत सौंदर्य में है, सोना बनाने की विधि बताई। इसके मतलब उसमें जो आज लालसा सोना को प्राप्त करने की है, आज से 2000 वर्ष पहले वो लालसा उसी यौवन पे थी जो आज सोना की लालसा पब्लिक में दिखाई पड़ती है। आज भी लोग सोचते हैं कि सोना कैसे बनाया जाए। आचार्य कुन ने नागफनी और हथनी के पेशाब, सिंदूर और सीसा धातु, इनके सहयोग से सोना बनाने की विधि कही है। आज भी अगर हम आयुर्वेद को देखते हैं तो मल्ल सिंदूर को अगर शुद्ध किया जाए तो उसमें सोना बनता है। मतलब आज का साइंस और पूर्व का साइंस, हमें ये कहना है कि आचार्य हमारे जो साहित्यकार थे वो केमिकल इंजीनियरिंग के भी जानकार थे, हमें ये बात कहनी है। बिल्कुल। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मान लें हमारा वक्ता, हमारा साहित्यकार धर्म का ही प्रकांड विद्वान नहीं है, वो केमिकल इंजीनियरिंग को भी जानता है। नहरों की बात करिए, इसके मतलब सिविल इंजीनियरिंग को भी जानता है। और ये उस समय इतना विकसित हो चुका था 2000 वर्ष पहले, जब हमारे पास संसाधन नहीं थे, और एक जंगल में रहने वाला साधु इन चीजों को अच्छी तरह से जानता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इन तथ्यों को उजागर करने के लिए इस ग्रंथ की रचना हमने, मतलब इस ग्रंथ का जो संपादन किया गया, इसमें जो मेहनत की है, ग्रंथकार के अन्य मेधाएं, अन्य योग्यताएं भी लोगों के समझ में आए। चिकित्सा विज्ञान का इसमें नॉलेज के जो हमने, आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगी। इन चीजों का विश्लेषण बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश की है। ये इस ग्रंथ के प्रणयन का मूल मकसद है। दूसरी बात और हम एक मिनट और लेंगे। जी जी। अभी महेश जी एक बहुत अच्छे विद्वान हैं जो शायद दीमापुर के रहने वाले हैं, उनके सानिध्य में, और पूना के इंजीनियर साहब हैं, इस समय मेरे दिमाग में नहीं उतर रहा है, शायद पूना के, वो एक जूम मीटिंग हुई थी और बहुत ज्यादा चिंतित थे कि आचार्य कुन के विपक्ष में लोग बहुत खड़े हो गए हैं और ऐसा होगा तो उनको समाप्त हो जाएंगे। मेरा अच्छी भावना वालों से निवेदन है कि यदि साहित्यकार दम होगी, 2000 वर्ष तक साहित्यकार की डेथ नहीं हुई है, अगर अभी कोई उनको काल के गाल में समाने की कोशिश करे, नहीं कर सकता है, क्योंकि दम होगी, कोई नहीं रोक सकता है। इस सोच को लेकर के भी हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं इस ग्रंथ के प्रणयन में, अनजाने रूप से महेश दीमापुर हैं, कि जिनसे प्रेरणा पाकर के मैंने सोचा कि हम इस बात के लिए चिंतित हों, क्या होगा, हम इस बात का प्रयास करें कि उनकी योग्यताओं को जन सामान्य में लाएं। साहित्यकार कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए उन महान भावों से निवेदन है
कि चिंतित नहीं होना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद ऐसे नहीं है कि फूंक मारो और उड़ जाए। बाकी हमारे सचिन जी ने इसमें काफी मेहनत करी है, ये अपना विचार इस संबंध में अपना प्रकट करेंगे। जी जी जी, बहुत सुंदर पंडित जी। हमारे साथ नए कहिए कि इस ग्रंथ के पाठक के रूप में तीर्थधाम मंगलायतन के युवा विद्वान पंडित अभिषेक शास्त्री जी भी मौजूद। इनसे भी हम बात करेंगे और इनके प्रश्नों को भी यहाँ पर लेंगे। और उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा पंडित सचिंद्र जी से कि इस ग्रंथ का हमें मोटा परिचय दे कि इस ग्रंथ के अंदर क्या है, और आपने इस ग्रंथ को लिखने के उद्देश्य को भी बताएं, और साथ में इस ग्रंथ के अंदर की विषय वस्तु को भी हम लोगों को समझें। जी। बहुत कुछ तो आदरणीय डॉक्टर योगेश चंद्र जी ने कह दिया है, लेकिन जैसा कि आपने प्रश्न रखा कि इसका परिचय के संबंध, तो जैसा कि बताया ही, विगत 2-3 वर्ष पहले ऐसा माहौल हमारे साधु वर्ग में और विद्वान वर्ग में तैयार किया जा रहा था, जिसमें बार बार ये बात आ रही थी कि आचार्य कुंद कुंद का साहित्य पढ़ने योग्य नहीं है। ऐसा कुछ विद्वानों ने अपना अभिप्राय बस कुछ लेख निकाले, और उसी के मद्देनजर मैंने वो मीटिंग, जूम मीटिंग, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, महेश जी टीमापुर ने की थी, और उस विद्वानों की मीटिंग में मैं भी जुड़ा था। तो उसमें क्योंकि हमारी रीति नीति है कि हम कोई भी कार्य सृजनात्मक तरीके से करें और उसके सकारात्मक पहलू पर सोचें, और जैसा कि कहा कि जहाँ दम होती है या जिस साहित्य में दम होता है वो अपने आप टिका रहता है। तो इसी भावना को लेकर के हमने ये विचार किया, क्यों ना आचार्य कुंद कुंद के पंच परमागम में से ये समय सार परमागम, जो अध्यात्म का सिरमौर ग्रंथ कहा जाता है, और मैंने कई विद्वानों के मुख से सुना है, पढ़ा है, पुस्तकों में पढ़ा है, ये भेद विज्ञान का सिद्ध होने का मार्ग यह ग्रंथ बतलाता है। इसकी प्रारंभिक गाथा में सिद्धों को नमस्कार किया है, और अंतिम 415 गाथा में, 415वीं गाथा में अनंत सुख की प्राप्ति कैसे हो ये बतलाया है। लेकिन भी 415 गाथाओं में कई दृष्टांत ऐसे हैं जो उस समय की देशकालीन साहित्यिक परिस्थिति को भी दिग्दर्शित करते हैं, और जो उदाहरण हैं, कई विद्वानों का ये आरोप होता है कि उदाहरण तो बच्चों को दिए जाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि भी तो बच्चे जैसी है, बार बार समझाने पर भी हम मानते कहाँ पर हैं। तो हमें बाल बुद्धि समझ के ही, ये तो हमारे कुंद कुंद आचार्य की अनंत करुणा है, उन्होंने बाल बुद्धि समझ के जो दृष्टांत बच्चों को दिए जाते हैं, ये तो कठिन भाषा को सुगमता से हमारे हृदयंगम में उतारा है। तो ये अनंत उपकार आचार्य कुंद कुंद देव का है। और ये समय सार दृष्टांत सौंदर्य जो आपके सामने समीक्षा के लिए जिस पर बात की जा रही है, इसके दोनों पहलू पर हम विचार करेंगे। इसकी कोई कमी होगी उस पर भी बात करेंगे, और इसकी खूबियां तो बताई ही जा रही। तो यह जो समय सार दृष्टांत सौंदर्य तैयार हुआ, इसमें समागत गाथाएं 415 गाथाएं, उसके टीकाकार आचार्य अमृत चंद देव और जो दूसरे टीकाकार आचार्य जयसेन, दोनों ही टीकाओं के सारे दृष्टांतों को इसमें लिया है, सिद्धांतों को लिया है, क्योंकि 415 गाथाएं हर प्रत्येक मनुष्य के लिए संभव नहीं होता है। तो उन 415 गाथाओं में आचार्य भगवंत क्या कहना चाहते हैं वो हृदय निकाला है इन दृष्टांतों के माध्यम से। तो आप सभी इसको पढ़ें और इसका रसास्वादन कर आत्मानुभूति करें, इसी उद्देश्य से इस समय सा दृष्टांत सौंदर्य की रचना की। तो पंडित जी, ऐसा समझ लिया जाए कि कभी कभी घबराहट होती है कि इतना बड़ा समयसार ग्रंथ है और इसको पढ़ें तो कोई विद्वान की आवश्यकता होनी चाहिए जो हमें बताएंगे। तो क्या समयसार ग्रंथ पढ़ने से पहले समयसार दृष्टांत सौंदर्य को उठाया जा सकता है हाँ और एक पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है कि अब हम। हाँ, बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत इस जायज है। और ये पढ़ करके, क्योंकि इसमें हमने संस्कृत को नहीं, लेकिन उसका मूल भाव वही रखा है। हमने प्राकृत गाथा भी रखी, संस्कृत छायानुवाद नहीं लिया है, हिंदी छायानुवाद लिया है,
और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसा वैसा सरलीकरण करना हम विद्वानों का दायित्व होता है। जैसे आदरणीय डॉक्टर साहब ने भी कहा था, उस समय प्राकृत भाषा जन सामान्य में बोलचाल में प्रयोग होती थी। आज प्राकृत भाषा एक कठिन भाषा के रूप में जानी जाती, यद्यपि कठिन नहीं है, फिर भी उसका वातावरण में प्रयोग ना होने के कारण से थी तो वो हमारी मदर टंग, लेकिन अब हिंदी मदर टंग हो गई है। तो हमने इसमें हिंदी भाषा में ही आचार्य भगवंत क्या कहना चाहते हैं, हमारे लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, उस संदेश को हिंदी भाषा में रखा है इस समय सार दृष्टांत सौंदर्य में। और समय सार पढ़ने के पूर्व यदि 152 पेज का मात्र ग्रंथ है, 152 पेज पढ़ लिए जाए तो संपूर्ण समय सार आपको सिद्ध हस्त होगा। बिल्कुल। अब मैं आगे अपने पाठक से कुछ बातचीत शुरू करूं, इस पुस्तक के जो पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही तीर्थधाम मंगलायतन में आयोजित उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के द्वारा एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में इस समय सार दृष्टांत सौंदर्य का विमोचन हुआ था और एक बड़े स्तर पर इस पुस्तक की सराहना की गई थी। और इस पुस्तक को जगह जगह पर पहुंचाया भी जा रहा है। जैसी जैसी इंक्वायरी यहाँ मंगलायतन मंदिर में पहुंच रही हैं या फिर आदरणीय योगेश जी पंडित जी के पास पहुंच रही हैं, तो उन तक इस पुस्तक को डाक के द्वारा पहुंचाया भी जा रहा है। तो जो भी दर्शक इच्छुक हों वो इसको प्राप्त करने के लिए यहाँ मंगलायतन मंदिर या फिर आदरणीय योगेश पंडित जी से भी संपर्क कर सकते हैं। और अब मैं अपने इस ग्रंथ के पाठक अभिषेक जी से विनती करूंगा कि वे अपने जो भी प्रश्न हो, जो भी इस पुस्तक को लेकर विचार हो। धन्यवाद। अभिषेक जी बोला, इसके पहले तो 1 मिनट हम बोलना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पिक्चरों के प्रचार के 2 तरीके होते हैं। पहले तो पिक्चर बन जाती है, फिर उसका ट्रेलर तैयार किया जाता है। अब बहुत बार ऐसा भी होने लगा है कि ट्रेलर तैयार कर लिया जाता है, पिक्चर बनती रहती। ये पंचमागम के रूप में पिक्चर तो हमारी 2000 वर्ष पहले बन चुकी थी, उसका ट्रेलर आज तैयार हुआ है हमारा, क्योंकि ट्रेलर पिक्चर को देखने का प्रेरणा देता है। ये लोग में हम देखते हैं, ताजमहल की फोटो को देख करके हम आगरा भागते हैं, आगरा को देख करके ताजमहल फोटो नहीं देखते। बहुत बढ़िया। आज से 2000 वर्ष पहले पिक्चर तो बन गई थी हमारी, पर ट्रेलर नहीं बना था। तो कौन कौन से सीन देखने लायक है उस पिक्चर के, उन सर्वोत्कृष्ट सीन चित्रों को यहाँ पर ट्रेलर रूप में तैयार किया गया है और उस ट्रेलर का नाम है दृष्टांत सौंदर्य। अब सर, अब अभिषेक जी से निवेदन करेंगे, क्या वो इसमें जानना चाहते हैं? जैसे कि बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है और यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि विद्वान त्रय के माध्यम से यह कृति हमारे सामने उपस्थित हुई है। इस दृष्टांत सौंदर्य को देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा है कि अभी आपने इस चीज को स्पष्ट भी किया था कि जैसे पहले सोने की लालसा होती थी, स्वर्ण की, आज लालसा वर्तमान में भी देखी जाती है। तो यह दृष्टांत वर्तमान में सफल हुए। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ, दृष्टांत से जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न है कि आचार्य कुंद देव ने जो पहले दृष्टांत दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरण के माध्यम से आचार्य कुंद देव के समय का भौगोलिक, आर्थिक दर्शन भी होता है, आर्थिक सौंदर्य भी हमें प्राप्त होता है। तो इसके संबंध में सौंदर्य बता रहे हैं, इसको आप कृपया कर स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जो बहुत बड़ा प्रश्न आपके बातचीत से पीछे छुपा हुआ है। दृष्टांत तो तत्कालिक होते हैं, आज से 2000 वर्ष पहले जो देखा गया था वो चीजें तो खत्म हो गई। तो आज उस समय के दिए गए दृष्टांत आज के समय में समसामयिक है कि नहीं, ये प्रश्न शायद आपकी मनसा के पीछे ये प्रश्न भी छुपा हुआ है। आप देखेंगे कि जो शाश्वत जीवन के चरित्र होते हैं, जैसे सोना पाने की लालसा, खेत खलिहानों की भाषा, खेत में पानी दे रहे हैं लेकिन हमारा खेत ऊंचा है, आगे पानी नहीं जा रहा है, कैसे जाए? तो हम किसान की बात इसलिए कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात ये करें कि प्रकृति के ये सरलतम लोग होते हैं जिनको छल कपट नहीं होता है, उनको हम बात पहुंचाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। ये साइकोलॉजी आचार्य श्री ने अपनाई, खेत खलिहानों की नहर के रूप में बात करी जी, ताकि वो किसान जो सीधा सच्चा है, छल कपट वाला नहीं, शहरी नहीं हो जिसके अंदर बहुत छल कपट हो, उसका भी हित हो सके। क्योंकि सबसे ज्यादा दबा कुचला
अंधविश्वास का भी, आर्थिक रूप से भी सबसे ज्यादा शोषित तो वो हमारा बेचारा किसान है, और वो महिला वर्ग सामाजिक जीवन की, वो भी सबसे ज्यादा पुरुषों द्वारा सताई हुई, सामाजिक परिवेश में सताई हुई, वो भी अपने हित की सबसे ज्यादा वांछा रखती है। आचार्य कुंद ने अपने टारगेट में इन दोनों को रखा है। माने वो साहित्यकार जो सबसे निम्न स्तर पर जो व्यक्ति जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके भले की भी सोचता है, सर्वोत्कृष्ट साहित्यकार वही होता है, और इसका प्रमाण प्रेमचंद है। जरूर। प्रेमचंद ने उच्च कुलीन लोगों की, आभिजात्य वर्ग की बात नहीं करी, उन्होंने आम आदमी की बात करी। आचार्य कुंद ने आभिजात्य वर्ग की बात नहीं करी, अति सामान्य वर्ग की बात करी, और उसके इर्द गिर्द उदाहरण ये सोच करके, ये उदाहरण काल के गाल में कबलित ना हो जाए, हजारों वर्ष तक उदाहरण है, उन उदाहरणों का उपयोग किया। इसके मतलब ये जो साहित्यकार कुंद के रूप में साहित्यकार, जिसको आप एक धार्मिक पुरुष के रूप में बात करोगे आप लोग, लेकिन हम साहित्यकार की दृष्टि से देखते हैं कि जिसने अपने उदाहरणों को, उन उदाहरणों को प्रयोग किया जो कभी खत्म नहीं होंगे। सोना कभी खत्म नहीं होगा, पानी की वांछा कभी खत्म नहीं होगी, चिकित्सा की वांछा कभी खत्म नहीं होगी, और घटपट की वांछा कभी खत्म नहीं होगी। पानी पियोगे तो घड़ा चाहिए पड़ेगा आपको। आप फ्रिज का उदाहरण दोगे 200 वर्ष बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि इससे श्रेष्ठ साहित्यकार कोई नहीं हो सकता है, जो हम ऐसा सोचते हैं। और मेरा प्रश्न इसी संबंधित था, और आपने उसको स्पष्ट कर दिया है कि जो आपने अभी स्पष्ट किया है सारा तो मुझे मिला है, लेकिन फिर भी मैं आपसे संक्षेप में सिर्फ 2 शब्द ही सुनना चाहता हूँ कि इन दृष्टांतों से किस वर्ग की सार्थकता होती है, किस वर्ग की ओर संकेत किया गया है। संक्षेप में थोड़ा सा इसको बता दीजिए। दृष्टांतों से उस वर्ग को संक्षेप किया, जो टारगेट किया गया है, जो संसार से दुखी हो चुका है और अब संसार में नहीं रहना चाहता है। वो कोई वर्ग हो, पशु से लेकर और श्रावक तक, उन लोगों को अपना टारगेट बनाया है, और उस टारगेट में वो सफल हुए हैं। इसलिए समय समय पर प्रहार हुए हैं। बीच में ऐसा समय भी आया, शायद अभी सचिन जी बात करें, कि समय सार आदि का विरोध भी लोगों ने किया, और जिन लोगों ने विरोध किया आज वही समय सार को पढ़ने के लिए बात हो रही है। ये साहित्यकार की सबसे मतलब श्रेष्ठतम विशेषता है, ऐसा हम समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। और एक प्रश्न और हमारे बीच है, और माइकल भैया से निवेदन करते हैं कि वो भी प्रश्न हमारे सामने उपस्थित करें। माइकल भैया। मेरा प्रश्न पंडित सचिंद्र जी से है कि इस ग्रंथ के अंदर क्या आचार्य कुंद देव ने शिथिलाचार के विरुद्ध भी कोई बात कही है, कोई आवाज उठाई है? उसके बारे में एक चर्चा आपसे विनती करो। हाँ, ये जब हम इस समय साथ दृष्टांत सौंदर्य का अध्ययन करते हैं, या हम आचार्य कुंद के साहित्य का सिंहावलोकन करते हैं, तो हम अवश्य ही ये पाते हैं कि समय सार में तो अन्य मतों के संबंध में व्याप्त जो शिथिलाचार था उसके विरुद्ध आवाज उठाई है, और आचार्य कुंद के ही अन्य साहित्य में, चाहे वो प्रवचन सार, चरणान्योग सूचक चूलिका हो अथवा अष्टपाहड़ हो, तो आचार्य कुंद का साहित्य हमेशा शिथिलाचार के विरुद्ध खलबली बचाने वाला है। और ये आज से 2000 वर्ष से वर्तमान में हमने तो डॉक्टर साहब का वृत्तांत सुना, तो मुझे बहुत खेद हुआ कि नासमझी वाला कृत्य आपके साथ हुआ, क्योंकि एक तो स्वयं साहित्य पढ़ते नहीं, साहित्य पढ़ने देते नहीं, और नासमझी का अंधकार में समाज को, भोले जन को रख करके कि पढ़ने योग्य नहीं, इसका विरोध करते हैं। ऐसी भावना तो आचार्य कुंद की कभी नहीं रही कि समय सार नहीं पढ़ना चाहिए या अष्टपाहड़ नहीं पढ़ना चाहिए। उन्होंने तो लिखा ही इस भावना से था कि जो जिस भूमिका में है उस भूमिका के योग्य साहित्य पढ़े, जो क्योंकि पहले ये कहा जा चुका है साहित्य तो हित की दृष्टि से ही लिखा जाता है। हाँ, मैं जब इसी संदर्भ में एक बात और मैंने अध्ययन में आई है कि जब जब जिन जिन आचार्यों ने या विद्वानों ने, और योगेश जी के चित्रण से भी फलित हुआ, जब जब शिथिलाचार्यों के खिलाफ आवाज उठी है, तब तब समाज के कुछ वर्ग ने उस शिथिलाचार को तो मिटाने का प्रयत्न नहीं किया,
लेकिन शीतलाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को जरूर नीचा दिखाने का या उसका मुंह तोड़ दो या उसको जेल में बंद कर दो, इस प्रकार का प्रयास किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ये सब अज्ञान के कारण होता है। अज्ञान दूर करना ही हमारा हमारा मुख्य उद्देश्य है। और हम आचार्य कुंद कुंद के साहित्य को पढ़ के ये अज्ञान दूर करें और अपने ज्ञान मंदिर में व्यवस्थित हो, ऐसी मंगल। कि अभी भैया ने इसको स्पष्ट किया, शीतलाचार के संबंध में अभी चर्चा की। उसमें मेरा प्रश्न है कि अगर शीतलाचार का विरोध प्रदर्शित करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत आती है, क्या आपत्ति आती है, इसको स्पष्ट कीजिए। देखिए, शीतलाचार के विरुद्ध, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है और अभी दोबारा बोलता हूँ, मैंने हीरालाल जी शास्त्री द्वारा लिखित सठखंडागम परिशीलन, करीब इतनी मोटी पुस्तक है, 600 पेज के ऊपर, जी उसका अध्ययन जब मैं कर रहा था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से, ध्यान देवे सभी, स्पष्ट रूप से ये बात लिखी है उसमें कि आचार्य कुंद कुंद को उनके समवर्ती आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया। अच्छा एक जी बात। फिर उसी पुस्तक में ये बात आई है कि ठीक 1000 वर्ष बाद, आचार्य कुंद कुंद के समय से 1000 वर्ष बाद आचार्य अमृत चंद हुए। उन्होंने जब आचार्य कुंद कुंद के साहित्य पर टीका लिखी और आचार्य कुंद कुंद के साहित्य की उपयोगिता समझी, तो फिर से आज 2000 वर्ष तक आचार्य कुंद कुंद का नाम चलन में है। और आज मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, आज गौतम गणधर के बाद तीसरे नंबर पर आचार्य कुंद कुंद को याद किया जाता है। तो मैं ये सब के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि देखो, जिस समय शीतलाचार का विरोध किया तो उस समय तो आचार्य कुंद कुंद किसी को एक्सेप्ट नहीं हुए। और जब आचार्य कुंद कुंद के साहित्य का अध्ययन किया, वास्तव में वो बात क्या कहना चाहते हैं, वो गंभीरता को आचार्य अमृतचंद ने समझा। अब मैं इसी को चाहे टोडरमल जी से आप जोड़ सकते हैं, आचार्य अकलंक देव से जोड़ सकते हैं और डॉक्टर योगेश जैन से जोड़ सकते हैं। उनकी लिखी पीएचडी जो श्रवण स्वरूप समीक्षा लोगों ने पढ़ी नहीं और विरोध करना चालू कर दिया। तो किसी भी साहित्य का विरोध करने का अधिकार उन्हें है जिसने वास्तविकता में उसका अध्ययन किया हो, और अध्ययन के बाद यदि कोई कमी हो और वो साहित्यकार मौजूद हो तो उससे डिस्कस करना चाहिए, कहाँ क्यों किस अपेक्षा से उसने कहा है। उसके बाद अज्ञानियों की तरह, भेड़ चाल की तरह यदि झंडा थामना तो उसके बाद विरोध का झंडा थामे, अन्यथा साहित्य को गंभीरता से समझे। और जो शीतलाचार के विरोध की बात के, आचार्य कुंद कुंद को जो आज स्थान प्राप्त है, उस समय के आचार्यों ने नहीं उन्हें याद किया। बाद के 6वीं शताब्दी से बाद के आचार्य देवसेन आचार्य, अमृतचंद आचार्य आदि ने अपने आप को कुंद कुंद आचार्य की परंपरा का मानने में अनुभव किया है। तो ये शीतलाचार का विरोध करने में आपत्ति आती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ एक बात और कहेंगे, हाँ सचिन जी। जी ने जो अभी बात बताई है, पुस्तक नाम तो दृष्टांत सौंदर्य है। ये जो बात उठाई है समसामयिक इसलिए है, इस विषय पर कई विद्वानों के लेख लिखे गए हैं, वो भी इसमें शामिल है। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए सचिन जी की बात इसमें समसामयिक है, मात्र इसमें दृष्टांति नहीं है। समय सार से संबंधित अभी तक जितने 200 वर्ष के इतिहास में करीब करीब जितने लेख लिखे गए हैं लोगों ने, उनको उन सर्वोच्च लेखों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसलिए इस समय जो बात चल रही है समसामयिक है, पहली बात। मैं दूसरी बता बात, दूं डॉक्टर साहब, हाँ मैं बताता हूँ, जी गणेश प्रसाद जी वर्णी जी का भी लेख इसमें है, जी कांगेश जी वर्णी जी का लेख भी इसमें है, इसमें जगन मोहन लाल जी कटनी वालों का लेख भी है, और भी देश के कई दिग्गज विद्वानों के लेख इसमें शामिल किए गए, और कई आर्यिका माताओं की कविताएं भी इसमें शामिल की गई। मनोहर लाल जी वर्णी छुल्लक जी का भी लेख इसमें है। भंवरलाल जी न्यायतीर्थ, कस्तूरचंद कासलीवाल, अनूप चंद जी शायद इनका भी लेख है इसमें। हाँ जी। जी बहुत ही बढ़िया निष्कर्ष तुम्हारे सामने आया है कि जब जब भी शीतलाचार पर फटकार लगी है तो शीतलाचारियों को कष्ट हुआ है, और जिसने शीतलाचार के लिए बताया, शीतलाचार का विरोध किया, उनका विरोध भी किया गया है।
अतः आचार्य कुंद कुंद देव हमारी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, जो शीतलाचार का बोध किया और शीतलाचार को दूर किया। जी, और इस सेशन के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किए गए मैसेजों को और वीडियोस को देखने की अपेक्षा आप ग्रंथों को पढ़ें, आप स्वाध्याय की धीरे-धीरे करके आदत डालें, जिससे कि आपको खुद स्पष्ट होगा कि कौन क्या सही है और क्या गलत है, ना कि हम किसी के कह देने से चीज़ों को मान लें। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस ग्रंथ के माध्यम से और इस पुस्तक समीक्षा सेशन के माध्यम से आप बड़े-बड़े ग्रंथों को उठाने से डरें ना। और जैसा कि समय सार दृष्टांत सौंदर्य हमारे सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि इस तरह की पुस्तकों को हम पढ़ना शुरू करें, और हमारे पास नहीं है तो हम उनको अपने पास मँगाएँ और थोड़ा-सा समय देना शुरू करें, क्योंकि समाज को आज हमारी बहुत ज़रूरत है। ना कि विद्वानों की और ना ही मुनि महाराजों की। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे दर्शकों की और ऐसे पाठकों की, जो उन पुस्तकों को पढ़कर खुद निर्णय लें कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसी पुस्तक समीक्षा के माध्यम से हमारा आपसे दर्शकों से अनुरोध है कि आप भी, आपके अगर पास कोई ऐसी पुस्तक हो, कोई आपके पास ऐसा ग्रंथ हो, जो जन-जन तक नहीं पहुँच पा रहा है, उसकी पुस्तक समीक्षा यहाँ पर हम एक पैनल बिठाकर करेंगे, और जिससे कि लोगों तक उसकी एक समरी कहे या कहिए कि एक विषय वस्तु पहुँचाएँगे, जिससे कि पाठकों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो कि इस पुस्तक को हमें पढ़ना चाहिए और उसके अंदर जो भी रहस्य है और जो भी बातें हैं, उनको हमें समझना चाहिए। मेरा प्रश्न एक आपसे भी है माइकल जी, आपने ये पुस्तक देखी, आप तो चूंकि इस लाइन से विधा से जुड़े हुए हैं, जी, जी। तो आप बताइए कोई कमी पुस्तक में हो तो आप वो भी डिजाइन वगैरह में। पुस्तक की पृष्ठ संख्या, प्रकाशक, कागज कैसा है, प्रिंटिंग कैसी है, और जी, सबसे बड़ी बात सचिन जी, हाँ ये जी। इस पुस्तक के डिजाइनर है। अच्छा। जी, ये इस पुस्तक की आपके डिजाइनर हैं, और ये यादव है इसलिए डिजाइन नहीं है। इन जैन दर्शन की डिजाइनिंग तो यादवों ने की, नेमिनाथ ने की बड़ा डिजाइनिंग जैन दर्शन की। इसलिए हमने इनके पूर्वजों के दर्शन को स्वीकार किया है, इसलिए बराबर। हम लोग तो यदि सिख जैन है। अभी लोग कहेंगे कि ये यादव जी जैन हो गए, अरे यादव जैन नहीं हो गई, जैन यादव हो गए, बहुत। क्योंकि इनके जो पूर्वज हैं, इनके जो डीएनए है, जिस वंश में ये पैदा हुए हैं, उस वंश के लोगों को हम पूछते हैं। बराबर। अगर नहीं पूछते, पूछ लीजिए आप यादव जी, ये हाँ हमको नहीं पूछते हैं, हमको पूछते हैं, क्योंकि हाँ। नेमनाथ भगवान यदुवंशी थे, जो इनके कुल के गौरव थे। बराबर। इसलिए इनको डिजाइनिंग तो और ज्यादा उत्साह से बनाना चाहिए हमारी। हाँ ये जी। बिल्कुल, इनकी बिल्कुल। डिजाइनिंग मेरे बना रही है, नेमनाथ की डिजाइन बना रहे हैं। हाँ मुझे हाँ जब बोलिए। सचिन भैया ने इस पुस्तक की डिज़ाइन के लिए कहा था, तो उन्होंने मुझे मोटी-मोटी विषय वस्तु भी समझाई थी, और अब तक ग्रंथों पर यही होता रहा है कि हम एक पारंपरिक डिज़ाइन को फ़ॉलो करते रहे हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत विचार-विमर्श करके पंडित जी के साथ एक सुंदर डिज़ाइन प्रस्तुत करने की कोशिश मात्र की गई है, और बड़ा आभार है आप सभी का कि आप लोगों ने इस योग्य समझा कि मैं जैन ग्रंथों की डिज़ाइनिंग में अपना जो भी मैंने अब तक सीखा है, उसमें अपना सहयोग दे सकूँ। और आगे भी मैं प्रार्थना करूँगा आप लोगों से और समाज के अन्य सभी लोगों से भी कि इस तरह का अगर कोई आप ग्रंथ छापते हैं या इस तरह की कोई नई चीज़ आप समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो कहते हैं ना कि पुस्तक का पृष्ठ देखकर पुस्तक खरीदने का मन करता है। तो इस तरह का मेरा भी एक योगदान या सहयोग करने का पूरा प्रयास रहता है कि मैं उसको इतना सुंदर बनाने का प्रयास कर सकूँ, जिससे कि वो पुस्तक लोग जी जी देखते ही उसको खरीदना या लेना पसंद। जी 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 जी। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी माइकल जी, कि आपने इतनी सुंदर डिजाइनिंग की, क्योंकि डिजाइनिंग से एक पुस्तक के प्रति आकर्षित होता है। इसलिए बहुत बहुत बात को धन्यवाद। हम संपादक तरह की तरफ से किसी तरह का सहयोग आप लोगों से हमें मिलता रहेगा बिल्कुल, पुस्तक की बिल्कुल, डिजाइनिंग में। बिल्कुल। और बस पुस्तक पंडित का रेट समाप्त क्या है इसका? जी, हाँ, पुस्तक का रेट क्या है, पुस्तक का मूल्य और पेज मैं कितने हैं? पुस्तक का रेट बता के पाठकों से रिक्वेस्ट करके फिर इसको समाप्त करूँ, संपन्न करूँ? हाँ हाँ, निछावर राशि कितनी है? ठीक है। 100 रुपए। 100 रुपए शायद। ₹100 हाँ। और पेज पेज कितने हैं? पेज है पंडित जी 272 272 270। 270 हाँ के आसपास। हाँ, ये जानकारी पूरी होना चाहिए। हाँ, ठीक। और मैं अब अंत में पाठकों से विनती करूंगा कि अगर आप भी स्वाध्याय इच्छुक हैं और स्वाध्याय करना चाहते हैं,
या फिर स्वाध्याय करना प्रारंभ भी करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। इस पुस्तक की न्यौछावर राशि 100 रुपए है। 270 पृष्ठों की ये पुस्तक है और इसको आप मंगाएं, इसका स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, क्योंकि स्वाध्याय ही सर्व समाधान कारक है। व्हाट्सएप पे बिताया सही है। 1 घंटा और पुस्तक के साथ बिताया गया 10 मिनट, आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन सा ज्यादा कारगर है। इसी बात के साथ मैं अपनी विराम दूंगा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय योगेश पंडित जी का और पंडित श्री सचिंद्र शास्त्री जी का, और हमारे जो इस पुस्तक के पाठक हैं मंगलायतन के युवा विद्वान पंडित अभिषेक जी शास्त्री जी का, साथ में डॉक्टर सतीश जैन जी साहब का, कि उन लोगों ने मिलकर इस पुस्तक को इतना सुंदर रूप दिया, इतनी सुंदर पुस्तक समाज के सामने रखी है। और अभी तक बहुत सारी प्रतियां शायद बुक भी हो चुकी हैं, आगे भी इनकी प्रिंटिंग चालू है। तो जो भी इसके इच्छुक हों वो डायरेक्ट योगेश पंडित जी से भी संपर्क कर सकते हैं और सचिंद्र भैया से संपर्क कर सकते हैं। तीर्थधाम मंगलायतन में भी चाहे तो संपर्क करके पुस्तक अपने घर मंगा सकते हैं। किसी अन्य पुस्तक की समीक्षा अगर आप करवाना चाहें तो वो पुस्तक भी आप हम तक भेज सकते हैं, जिसकी हम एक पैनल बिठाकर समीक्षा करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे कि इस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है और इस पुस्तक को क्यों पढ़ना चाहिए और इस पुस्तक की आज के समय में क्या सार्थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। जय जय हिंद।